गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली कक्षा में आपने समस्थानिक, समहारिक, समन्यूट्रॉनिक, समिलेक्ट्रॉनिक के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ आपने परमाणु भार ज्ञात करने के लिए सूत्र और उनके समस्थानिकों की प्रकृति में पाया जाने की प्रतिशतता के अध्ययन किया और साथ ही साथ बतलाया था कि हम नेक्स्ट टॉपिक में आपको परमाणु मॉडल्स बतलाएंगे। जैसे परमाणु मॉडल्स में परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की स्थिति कहाँ है, इसको बतलाने के लिए सबसे पहला मॉडल जो प्रस्तुत किया गया, प्रतिपादित किया गया, वो 1904 में जोसेफ थॉम्सन ने कैथोड किरणों पर किए गए प्रयोग तथा धन किरणों पर किए गए प्रयोग के आधार पर पहला परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया, जिसे तरबूज मॉडल या थॉम्सन का प्रथम परमाणु मॉडल कहते हैं। दूसरा परमाणु मॉडल आया जो अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर निर्गत किया गया, प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर निकाला गया और बतलाया गया, उसे रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल कहा गया। फिर इसके बाद प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के पर आधारित तीसरा परमाणु मॉडल बतलाया गया, जिसे बोर का परमाणु मॉडल कहा जाता है। तत्पश्चात बोर के परमाणु मॉडल का संशोधित व विस्तृत रूप आया, जिसे सोमरफेल्ड का परमाणु मॉडल कहा जाता है। तत्पश्चात इनमें से जो सभी मॉडलों में क्रमशः कुछ न कुछ दोष रहते गए, मतलब दोषों को दूर करते 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 सोमरफेल्ड परमाणु मॉडल तक गए। इसके बाद सारे दोषों को निवारण आधुनिक परमाणु मॉडल में किया गया, जिसे श्रोडिंगर ने प्रतिपादित किया। तो आधुनिक परमाणु मॉडल श्रोडिंगर द्वारा प्रतिपादित है, जिसमें आप डी ब्रोगली समीकरण तथा हाइजेनबर्ग अनिश्चितता सिद्धांत के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर जो मॉडल बना, उसे आधुनिक परमाणु मॉडल कहा गया। उसको भी हम पढ़ेंगे। आज हम टॉपिक जो शुरू किए हैं उसमें प्रथम परमाणु मॉडल है। उस प्रथम परमाणु मॉडल में हम थॉम्सन के परमाणु मॉडल पर बात करेंगे। जैसा कि हमने बताया है कि प्रथम परमाणु मॉडल या किसी को क्या कहते हैं, हम तरबूज मॉडल, वाटरमेलन मॉडल कहते हैं। वाटरमेलन मॉडल कहेंगे सर, वाटरमेलन मॉडल क्यों कहते हैं या तरबूज क्यों मॉडल क्यों कहते हैं? क्योंकि जोसेफ थॉम्सन ने इसी को उदाहरण के स्वरूप इसी पर समझाने का प्रयास किया कि परमाणु क्या होता है, गोलाकार होता है, अति सूक्ष्म विद्युत उदासीन कण होता है। इसमें यह धन आवेशित द्रव्य तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। धन आवेशित द्रव्य पूरे तरबूज में जो लाल भाग कटा हुआ तरबूज हमने लिया है, इस कटे हुए तरबूज में जो पूरा लाल भाग है, यह धनावेशित द्रव्य है। धनावेशित द्रव्य है। और जैसे तरबूज के लाल भाग में काले बीज धंसे होते हैं, ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी इसी धनावेशित द्रव्य के अंतः धंसे होते हैं। तो जो ये काले बीज थे, काले बीज की मैं बात करूं तो इन्हें इलेक्ट्रॉन कहा गया। और जो पूरे सतह पे जो लाल रंग का द्रव्य, जो तरबूज का लाल भाग होता है, उसको समझाया कि परमाणु का क्या है, धनावेशित द्रव्य है। धनावेशित द्रव्य कहने का तात्पर्य है कि जोसेफ थॉम्सन का परमाणु मॉडल क्या कहता है, तो यह मॉडल कहता है कि परमाणु इलेक्ट्रॉनों तथा धनावेशित द्रव्यों से मिलकर बना होता है। इसमें धनावेशित द्रव्य समान रूप से फैला होता है तथा इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार धंसा होता है जिस प्रकार तरबूज के लाल भाग में काले बीज धंसे होते हैं। यह मॉडल फिर से हम आपको बतला दें, यह मॉडल क्या कहता है। यह मॉडल कहता है कि परमाणु क्या है, तो परमाणु विद्युत उदासीन गोलाकार कण है। नंबर दूसरा बात कहता है, यह धनावेशित द्रव्य तथा इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बना होता है। नंबर तीसरा कहता है कि इसमें धनावेशित द्रव्य एक समान रूप से फैला रहता है, सतह पर फैला रहता है और उसमें इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार धंसा होता है
जिस प्रकार तरबूज के लाल भाग में काले बीज धंसे होते हैं। परंतु यह सभी बातें निरर्थक हो गई जब अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग आया, अर्थात इस मॉडल की जो कमियां थी उन कमियों की भी बात कर लें तो इस मॉडल की जो महत्वपूर्ण कमी है तो यह परमाणु मॉडल उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में असफल रहा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमता है तो ऊर्जा का ह्रास करता है या ऊर्जा उत्पन्न करता है, इस संबंध में कोई जानकारी इस मॉडल में नहीं दी गई है। वही है ऊर्जा स्पेक्ट्रम, जो कि आगे हम बतलाएंगे, उस पर में बात करेंगे। तो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल था वह केवल इतनी ही बात बताने में सक्षम रहा कि परमाणु गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है और यह धनावेशित द्रव्य और इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है। लेकिन यह सब व्यवस्थाएं जब उसमें कमियां आ गई तो क्या हो गया, दोष हो गया। यह कमी क्या कहलाई, तो थॉमसन के परमाणु मॉडल का जो दोष है उसमें मुख्यतः आप बतला देंगे सर यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। मतलब इलेक्ट्रॉन यदि रिक्त स्थानों में घूमता रह रहा है या इसमें धंसा हुआ है तो ऊर्जा का ह्रास कर रहा है या अवशोषित कर रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं देता। नेक्स्ट है आपका जो परमाणु मॉडल, वो है दूसरा परमाणु मॉडल। जो दूसरा परमाणु मॉडल क्या कहता है उस पर भी बात कर लें। दूसरा परमाणु मॉडल है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। नाभिकीय मॉडल, इस मॉडल के और भी नाम दिए गए हैं। इन्हें सौर मॉडल भी कहा गया है, इन्हें ग्रही मॉडल भी कहा गया है। तो सर ये कैसे नाम आ गए, तो ये भी हम आपको बतलाएंगे। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है, तो जब अल्फा कणों का प्रकीर्णन प्रयोग के फलस्वरूप पता चला कि परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। एक होता है नाभिक, जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, जिसे आप जो केंद्र है परमाणु का जो केंद्र है उसमें समस्त परमाणु का द्रव्यमान निहित होता है, जिसे नाभिक कहा जाता है। तो पहला भाग नाभिक हुआ और परमाणु के नाभिक के चारों ओर का वह बृहत रिक्त भाग जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। तो परमाणु कितने भागों से मिलकर बना है, दो भागों से। यह मॉडल क्या क्या कहता है उसको समझने के लिए पहली बात कर लें। तो जो पुरानी बात है उसको भी हम यहाँ पर लेंगे कि परमाणु क्या है। तो परमाणु गोलाकार विद्युत उदासीन कण है। विद्युत उदासीन कण है, इसको आपको पढ़ना है। फिर कहता है दूसरी बात कि परमाणु दो भागों से मिलकर बना है। परमाणु कितने भागों से मिलकर बना है, परमाणु दो भागों से मिलकर बना है। दो भागों से मिलकर कौन कौन, पहला नाभिक जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान और धनावेश निहित होता है, और दूसरा परमाणु नाभिक के बाहर का रिक्त स्थान जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। तीसरा बात कहता है कि परमाणु जो नाभिक होता है, परमाणु नाभिक में जितना धनावेश होता है, या परमाणु में ऐसी बात कर लें कि परमाणु में जितना धनावेश होता है, जितना धनावेश होता है, मतलब पॉजिटिव यूनिट की बात कर रहा हूँ, जितना पॉजिटिव यूनिट होता है उतना ही नेगेटिव यूनिट भी होता है। जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है।
जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होता है, अर्थात परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। नंबर अगली बात कहता है कि परमाणु नाभिक के चारों ओर, परमाणु का नाभिक है, इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में बिना ऊर्जा का ह्रास किए चक्कर लगाता रहता है। कहने का मतलब इसमें चक्कर लगा रहा है। चक्कर लगाने के दौरान की बात कर रहा हूँ, जब इलेक्ट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाएगा तो नाभिक पर जो लगना, नाभिक पर है धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर है ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश के मध्य एक आकर्षण बल उत्पन्न होता है, आकर्षण बल उत्पन्न होता है। जाहिर सी बात है पॉजिटिव नेगेटिव को अपनी ओर आकर्षित करे, तो जो आकर्षण बल लगता है वो इस वृत्ताकार पथ पर तेजी से चक्कर लगाने के कारण उत्पन्न हुए अभिकेंद्रीय बल या अपकेंद्रीय बल बोल दे रहे हैं इसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, अपकेंद्रीय बल के बराबर हो जाता है। आकर्षण बल अपकेंद्रीय बल के बराबर हो जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के ऊपर नहीं या नाभिक पर नहीं गिरता और इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है। लेकिन इतनी बातें होने के बाद आई इस पर दोष की बात। फिर से हम दोष बताने से पहले इस मॉडल के बारे में और बतला दें। यह मॉडल क्या क्या कहता है। यह मॉडल कहता है कि परमाणु गोलाकार विद्युत उदासीन कण होता है। यह मॉडल कहता है कि परमाणु दो भागों से निर्मित है, क्योंकि यह मॉडल जो आया, यह मॉडल रदरफोर्ड के अल्फा कोणों के प्रकीर्णन प्रयोग के फल प्राप्त जानकारी या निष्कर्ष के आधार पर आया। वहाँ पर ही हमने आपको बतला दिया परमाणु के अधिकांश भाग खोखला या रिक्त होता है, और जो अंतः केंद्र या केंद्र की बात किया जिसमें परमाणु का समस्त द्रव्यमान निहित होता है, जिसे आप केंद्र या नाभिक कहते हैं, वहाँ पर हमने आपको बतलाया था कि एक नाभिक हो गया, दूसरा रिक्त स्थान। फिर कहता है कि परमाणु में जितना धन उतना ही ऋण होता है, मतलब जितना धनावेश होता है उतना ही ऋणावेश होता है। नंबर 14 कहता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाता रहता है। वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाने के कारण वह एक बल उत्पन्न करता है, जिसके आप अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। अब यह जो बल है वह पॉजिटिव और नेगेटिव के मध्य नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य उत्पन्न आकर्षण बल के बराबर हो जाता है, जिस कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक पर नहीं गिरता। यदि इसमें से आकर्षण बल ज्यादा हो जाता तो इलेक्ट्रॉन नाभिक पर गिर जाता, परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाता। लेकिन ऐसा नहीं है, इसी को वेल डिफाइन नहीं किया इस मॉडल ने। और दूसरी बात आप कहेंगे सर इसको आपने बतलाया नहीं कि इसे सौर मॉडल या ग्रही मॉडल क्यों कहते हैं। ठीक हमारे सौर मंडल की बात करें तो सौर मंडल में आप जानते हैं कि एक सूर्य होता है और सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं। जाहिर सी बात है, आप जानते हैं पृथ्वी के सबसे नजदीक बुध होता है, फिर शुक्र होता है, फिर पृथ्वी होती है। इतना तो आप जानते ही होंगे। तो कहते हैं बसपा, याद रखना है कि पहला दूसरा तीसरा बसपा होता है, बुध शुक्र और पृथ्वी। तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, बुध भी चक्कर लगा रहा है, शुक्र भी चक्कर लगा रहा है। कंडीशन आप देख रहे हैं कि सूर्य को मान लिया क्या, नाभिक। तो नाभिक के चारों ओर जिस प्रकार इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसी प्रकार ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं सूर्य के चारों ओर। तो सूर्य और बुध, शुक्र और मतलब सारे ग्रहों को इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दे दी और नाभिक को सूर्य की संज्ञा दे दी। इस मॉडल को इसीलिए सौर मॉडल या ग्रही मॉडल। इस मॉडल का जो दोष है उस दोष पर, तो इस मॉडल के जो दोष हैं उस दोष में पहला बताने के लिए आपको चलेंगे क्लार्क मैक्सवेल द्वारा। इस मॉडल का जो दोष क्या कहता है? दोष कहता है कि किसी परमाणु के नाभिक के चारों ओर यदि इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता रहता है तो ऊर्जा का ह्रास करता है।
और कैसे सर? तो क्लार्क मैक्सवेल द्वारा एक वैद्युत गतिकी सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। वैद्युत गतिकी सिद्धांत यह सिद्धांत कहता है कि कोई प्रकाशी कण जब प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो वह निरंतर ऊर्जा का ह्रास करता है। जब कोई प्रकाशी कण निरंतर प्रकाश का उत्सर्जन करता है तो वह निरंतर ऊर्जा का ही ह्रास करता है। तो ठीक इलेक्ट्रॉन भी तो नाभिक के चारों ओर निरंतर तीव्र गति से चक्कर लगा रहा है। तो चारों ओर जब चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाने में ऊर्जा का ह्रास करेगा। ठीक आप अपने पे एग्जाम्पल ले लें, आप किसी चौराहे को ले लें और चौराहे के चारों ओर दिन भर साइकिल चलाएं तो सुबह जो पॉजिटिव एनर्जी थी धीरे धीरे इतनी कम हो जाएगी कि शाम तक आप खाए पिया कुछ नहीं और चक्कर लगाए जा रहे हैं। तो अंत में क्या होगा, आप चौराहे के जो बना हुआ बीच में गुंबद है उस पर आप गिरेंगे और काम खत्म हो जाए। ठीक उसी प्रकार यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है तो चक्कर लगाते इतनी तेजी से चक्कर लगाते थक जाएगा, थकार के आगे गिर जाएगा, किसी नाभिक में गिर जाएगा। नाभिक पर गिर जाएगा तो परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो परमाणु स्थिर वैद्युत गतिकी सिद्धांत क्लार्क मैक्सवेल ने जब ये बतलाया तो सबको समझ में आया कि ऐसी बात हो सकती है कि इलेक्ट्रॉन मतलब जब केंद्र के चारों ओर चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन तो ऊर्जा का ह्रास करेगा। ह्रास करने के कारण उसकी ऊर्जा जब क्षीण हो जाएगी तो नाभिक पर गिर जाएगा। तो नाभिक पर गिरते ही परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। अर्थात यह कथन क्या है, गलत है कि परमाणु के नाभिक के चारों ओर घूम रहा है, घूमते घूमते ऊर्जा का ह्रास कर रहा है। तो क्लार्क मैक्सवेल द्वारा जो प्रतिपादित सिद्धांत था इस आधार पर रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल या परमाणु मॉडल में दोष निकला कि यह परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या नहीं करता। दूसरी बात जो आपने थॉमसन के परमाणु मॉडल में भी पढ़ी, दूसरा जो दोष है उस दोष का क्या, अब इस नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है और ऊर्जा का ह्रास कर रहा है, नहीं कर रहा है बात की बात। यदि कर रहा है तो कितना कर रहा है यहाँ पर कोई जानकारी नहीं मिली। तो यह अर्थात यह ऊर्जा स्पेक्ट्रम की ब्रैकेट में आप रेखीय स्पेक्ट्रम की बात कर सकते हैं। रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। अर्थात इसमें भी क्या हो गए दोष। इस मॉडल को भी आप राइट डाउन करेंगे अपने से। किताबें आपको मदद देगी सिद्धांत लिखने में और दोष लिखने में। मॉडल्स जान लें, रदरफोर्ड के नाभिकीय मॉडल कहा जाता है, इसे सौर मॉडल भी कहा जाता है। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल भी कहा जाता है, ग्रही मॉडल भी कहा जाता है। ग्रही मॉडल इसलिए कहा जाता है कि जैसे सूर्य के चारों ओर समस्त ग्रह चक्कर लगाते हैं उसी तरह नाभिक के चारों ओर क्या इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। यह सिद्धांत इसीलिए रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल या ग्रही मॉडल कहलाया। इसके दोष में आप परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या, क्योंकि अंत में गिर जाएगा और परमाणु का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है। और कितना ऊर्जा का ह्रास कर रहा है, कितना ऊर्जा अवशोषित कर रहा है, इसकी भी व्याख्या है, मतलब डायरेक्शन नहीं बदला पा रहा है। इसीलिए हमने लिख दिया लीनियर स्पेक्ट्रम, रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पा रहा। तीसरा मॉडल आता है, वो है आपका बोर का परमाणु मॉडल। बोर का परमाणु मॉडल एटॉमिक मॉडल।
पहले आपने जो पढ़ा था थॉमसन का परमाणु मॉडल, वो कैथोड किरणों और धन किरणों से किए गए प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष के आधार पर बनाया गया था मॉडल। दूसरा, अल्फा कणों के प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त जानकारी के आधार पर मॉडल प्रस्तुत किया गया। तीसरा जो मॉडल प्रस्तुत किया गया वो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित। तो आपसे कोई पढ़ा लिखा आदमी पूछ सकता है कि बोर का परमाणु मॉडल किस सिद्धांत पर आधारित है, तो प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या होता है? NH/2π। NH/2π क्या है? ये n क्या है, h क्या है, 2π क्या है, ये जान लें। तो कहता है यह मॉडल, ये बात सही हो गई है कि आप जान जाएंगे कि परमाणु विद्युत उदासीन कण होता है, गोलाकार होता है, यहाँ तक चलेगी बात। ये कहता है परमाणु मॉडल कि परमाणु के दो भाग तो फिक्स हो गए कि दो भाग होते हैं, एक नाभिक और दूसरा रिक्त भाग होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इन्होंने कहा कि परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेक वित्तीय कक्षाएं संभव है, अनेक वित्तीय कक्षाएं संभव है, अनेक वित्तीय कक्षाएं संभव है। अनेक वित्तीय कक्षाएं में पहला वित्तीय कक्षा की बात किया तो उसे के कोष का नाम दिया गया, दूसरा एल कोष, तीसरा एम कोष, तीसरा एन कोष, फिर ओ कोष, फिर पी कोष, ऐसी प्रकार क्यू कोष। ऐसे ही पूरे के पूरे बतलाए गए कि नाभिक के चारों ओर अनगिनत, इनफाइनाइट की बात कर रहे हो, असंख्य वित्तीय कक्षाएं होती हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। दूसरी बात इन्होंने कही वो क्या है, तो आप पहली बात की नाभिक के चारों ओर अनेक वित्तीय कक्षाएं, अनेक वृत्तीय कक्षाएं होती हैं। आपने देख लिया n बराबर 1 के लिए k, n बराबर 2 के लिए l, n बराबर 3 के लिए m, n बराबर 4। ये अब तो n 1 2 3 क्या लिख रहे हैं, तो ये है प्रथम ऊर्जा स्तर, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठम, आप ऐसे पढ़ते जाते हैं। इसी तरह के एल एम एन ओ पी क्यू ऐसे आप पढ़ते जाएंगे 5 6 7 से n बराबर 6, n बराबर 7। ये वित्तीय कक्षाएं हैं और वो कोष, इन्हीं कोष कहते हैं। नंबर दूसरे कहता है कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन इन्हीं वित्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसकी कोणीय संवेग का मान। अब कोणीय संवेग कहाँ से आ गया टॉपिक? फिजिक्स में आपके फिजिक्स वाले सर बतलाए होंगे। कोणीय संवेग नहीं जानते तो जान लें। एक सर्कुलर पाथ है, कोई कण है जो यम मास का है, इसका मास क्या है यम, और वो v वेलोसिटी से गमन कर रहा है और उसकी रेडियस क्या है r, त्रिज्या r है, v वेग से गमन कर रहा है और उस पार्टिकल का द्रव्यमान है यम, तो इसके कोणीय संवेग का मान हो जाएगा mvr। क्या हो जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी इनटू रेडियस, क्या कहलाएगा? कोणीय संवेग। तो कहता है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वित्तीय कक्षाओं में चक्कर, कोई इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन मानते हैं ना, एक क्योंकि ये परमाणु मॉलिक्यूल एक इलेक्ट्रॉन कहता, कोई इलेक्ट्रॉन है जो यम द्रव्यमान का है, v वेलोसिटी से गमन कर रहा है और r त्रिज्या का है, वो बहुत तेजी से गमन कर रहा है, तो उसके कोणीय संवेग का मान mvr है, और जिसके mvr का मान, कोणीय संवेग का मान NH/2π के बराबर होगा, NH/2π के बराबर होगा
वही इलेक्ट्रॉन उस वित्तीय कक्षा में चक्कर लगाए। तो ऑफिसर यह क्या है, तो यह अभी आपको बतलाया ऊर्जा स्तर है। जिस भी ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाने की बात सोचनी है, पहले में चक्कर लगाना सोचना है, पहले में रखेंगे। H क्या है? H है प्लांक्स कांस्टेंट, प्लांक्स नियतांक। इसकी वैल्यू होती है 6.67 into 10 to power -34 जूल सेकेंड। 6.67 गुणे 10 के घाते 34 जूल सेकेंड होता है। और आप पाई के मान को भी जानते होंगे, 3.14 या 22/7। आप रख के सारा मान कैलकुलेट कर पाओगे कि कितनी ऊर्जा होगी जिस भी कोश में उसको चक्कर लगाना है। बात आती है नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं वित्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसके कोणीय संवेग का मान n/2 के बराबर। फिर बात आती है, इलेक्ट्रॉन यदि न्यूनतम ऊर्जा स्तर, प्रथम ऊर्जा स्तर से षष्ठम ऊर्जा स्तर में जाता है, जाहिर सी बात है कक्षा 1 का बच्चा धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते कक्षा 6 में जाएगा ना। तो उसी प्रकार यदि निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्चतम ऊर्जा स्तर में जाता है तो खूब किताबें पढ़ता है, तो ठीक है, यहाँ पे भी बात कंडीशन वही होगा कि यदि निम्नतम ऊर्जा से उच्चतम ऊर्जा में जाता है तो वो ऊर्जा का अवशोषण करता है। क्या करता है? ऊर्जा का अवशोषण करता है। अब सब यह उच्चतम ऊर्जा स्तर से निम्नतम में जाता है। सपोज है कक्षा 6 वाले लड़के को कक्षा 1 में बैठा दिया जाए तो वहाँ पढ़ाने लगेगा ना। अर्थात पढ़ाने का तात्पर्य क्या है कि यह उच्चतम ऊर्जा स्तर से जब निम्नतम ऊर्जा स्तर में जाता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा। यदि अवशोषण कहेगा तो ऊर्जा का अवशोषण स्पेक्ट्रम हो जाए, यदि उत्सर्जन की बात करेगा तो ऊर्जा का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम हो जाएगा। तो यह परमाणु मॉडल जो है कि इसके जो दोष में आया वो दोष क्या क्या है कि मॉडल्स में इतने 4 पॉइंट। मॉडल के दोष क्या आए? पहला मॉडल में दोष आया कि यह जो परमाणु मॉडल था वो केवल एक इलेक्ट्रॉन के लिए ही सही था। एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु या आयनों के लिए यह परमाणु मॉडल क्या हो गया कि स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में इस रेखीय स्पेक्ट्रम, यहाँ रेखीय स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं, एक डायरेक्शन निम्न से उच्च, उच्च से निम्न की बात कर रहे हैं, तो केवल एक इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम की तो व्याख्या करता है, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रम की व्याख्या, एक से अधिक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं करता। मतलब केवल हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोजन सदृश आयनों के लिए यह परमाणु मॉडल सही पाया गया। दूसरा बात आया कि यह जो परमाणु मॉडल है जो इसके रेखीय स्पेक्ट्रम आए, इन रेखीय स्पेक्ट्रम को उच्च विभेदन क्षमता वाले या उच्च स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा गया तो ये पता चला कि केवल एक रेखा ना होकर कई रेखाओं का समूह। तब जब इसका सूक्ष्म अध्ययन किया गया इस रेखा का तो एक रेखाएं कई रेखाओं में बटी हुई पाई गई। अर्थात यह रेखीय स्पेक्ट्रम का जो बात कर रहे हैं उस रेखीय स्पेक्ट्रम के सूक्ष्म स्पेक्ट्रम की व्याख्या करने में भी सफल नहीं था। नेक्स्ट था जब ये कई भागों में विभक्त हो रहा है, जब किसी भी स्पेक्ट्रम की लाइन की बात कर रहे हैं और अवशोषण या उत्सर्जन हो, स्पेक्ट्रम की लाइन को आप मैग्नेटिक क्षेत्र में रखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो कई भागों में वो विभक्त पाया गया। तो विभक्त होने की जो घटनाएं थी उस प्रभाव को जीमान प्रभाव कहा गया और इस जीमान प्रभाव की भी व्याख्या यह नहीं करता। तो क्या क्या नहीं करता इस पर बात करें तो यह जो परमाणु मॉडल था बोर का परमाणु मॉडल केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, रेखीय स्पेक्ट्रम की बात व्याख्या करता है। लेकिन उच्च विभेदन क्षमता वाले स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से जब इन रेखीय स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया गया तो यह केवल एक रेखीय स्पेक्ट्रम न होकर कई स्पेक्ट्रम का समूह पाए गए
अर्थात यह उत्सर्जन स्पेक्ट्रम की रेखाओं, सूक्ष्म रेखाओं की व्याख्या करने में असफल रहा। नंबर तीसरा, जीमान प्रभाव की व्याख्या करने में असफल रहा। जीमान प्रभाव क्या होता है? तो हमने आपको बताया, जब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को चुंबकीय क्षेत्र में रख देते हैं तो कई भागों में विभक्त हो जाता है। यह विभक्त होने का प्रभाव ही जीमान प्रभाव कहलाता है। इस जीमान प्रभाव की भी व्याख्या करने में यह परमाणु मॉडल असमर्थ रहा। इतना अध्ययन कर हमें आप बतलाएं क्या आपको मतलब दुविधा आई या समस्याएं आई, उस पर भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।